गाइस आज हम बात करने वाले हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर दो मेजर कंडीशन हमारी आती हैं। एक होता है एपोप्टोसिस और एक होता है हमारा नेक्रोसिस। गाइस समझ लीजिए, एपोप्टोसिस होता है सिंगल सेल डेथ। दोनों ही हमारा सेल डेथ होते हैं, दोनों में ही हमारा सेल का मरना बिल्कुल तय है। लेकिन एक होता है सिंगल सेल के लिए और दूसरा होता है ग्रुप ऑफ सेल के लिए। सिंगल सेल डेथ होता है एपोप्टोसिस और ग्रुप ऑफ सेल डेथ होता है नेक्रोसिस। लेकिन आज हम इसमें सिर्फ एक कवर करने वाले हैं, वो है एपोप्टोसिस यानी सिंगल सेल डेथ। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं एपोप्टोसिस। सबसे पहले समझ लीजिए एपोप्टोसिस होता क्या है। इट इज़ अ पाथवे ऑफ सेल डेथ। गाइस मैंने आपको बताया दोनों ही सेल डेथ होते हैं, एक सिंगल के लिए लेकिन एक ग्रुप ऑफ सेल के लिए। इट इज़ अ पाथवे ऑफ सेल डेथ दैट इज इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड इंटरसेल्युलर प्रोग्राम। ये इंटरसेल्युलर प्रोग्राम से टाइटली रेगुलेट होता है। इन विच सेल डिस्टिंग टू डाई एक्टिवेट एंजाइम कैस्पेज डिग्रेड द सेल ऑन न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। गाइस इसमें क्या होता है, जब सेल डेथ के लिए जाता है तो वो कुछ एंजाइम होते हैं जिनको एक्टिवेट करता है। उसमें एंजाइम का नाम है कैस्पेज, और फिर अपने ही न्यूक्लियर डीएनए को डिग्रेड करता है और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को क्या करता है, डिग्रेड करता है, डैमेज कर देता है, जिससे सेल डेथ हो जाता है। ठीक है, एपोप्टोसिस इज ए प्रोग्राम सेल डेथ। ये क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। देर इज नो लीकेज आउटसाइड सो देर इज नो इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसमें कोई भी लीकेज हमारा आउटसाइड की तरफ नहीं है, सेल के बाहर कोई लीकेज नहीं है, तो इसलिए इन्फ्लेमेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, समझिए एपोप्टोसिस इज ए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। गाइस इसमें एपोप्टोसिस में जो है एनर्जी खर्च होता है, यानी एटीपी इसमें खर्च होता है, तो ये क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट एक प्रोसेस है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, अब इसका मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस के अंदर आता है इन एक्सट्रेंसिक पाथवे और इंट्रेंसिक पाथवे। जो एक्सट्रेंसिक पाथवे होता है उसमें सिग्नल बाहर से मिलता है, यानी आउटसाइड ऑफ द सेल से मिलता है, और इंट्रेंसिक पाथवे में इंटरनल सिग्नल मिलता है, सेल के अंदर से ही उसके डीएनए से मिलता है। ठीक है, अब गाइस देखिए एक्सट्रेंसिक पाथवे जो है, एक्सट्रेंसिक पाथवे के अंदर दो फेज आते हैं। नंबर ए होता है इनिशिएशन फेज, बी होता है एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, देखिए ए होता है इनिशिएशन फेज, बी होता है एग्जीक्यूशन फेज। ये है एक्सट्रेंसिक पाथवे। और इंट्रेंसिक पाथवे के अंदर भी दो फेज आते हैं, सेम इनिशिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। अब हम वन बाय वन इसको कवर करते हुए चलेंगे। आपको बिल्कुल बिल्कुल एकाग्रता से के साथ बिल्कुल ही ध्यान से ये सब चीज़ सुनना है। ठीक है, अब नंबर वन एक्सट्रेंसिक पाथवे हम कवर करने वाले हैं। एक्सट्रेंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज हम कवर करने वाले हैं। एक्सट्रेंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज ध्यान रखिए। अब सबसे पहले देखिए इनिशिएशन फेज। इट इज इनिशिएट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर कॉल्ड डेथ रिसेप्टर। गाइस ये इनिशिएट होता है, सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं डेथ रिसेप्टर, उनसे इनिशिएट होता है। अब डेथ रिसेप्टर भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फास्ट प्रोटीन जिसको CD95 भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा TNF रिसेप्टर यानी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, एक फास्ट प्रोटीन, दूसरा TNF रिसेप्टर। ये दो तरह के हमारे डेथ रिसेप्टर हमारी सेल्स के अंदर, सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए गाइज, ये है हमारा नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसके इसके सेल वॉल पे क्या है, इसके सेल के आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, ये है डेथ रिसेप्टर। इनको बोलते हैं डेथ रिसेप्टर। अब मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, डेथ रिसेप्टर दो तरह का होता है। एक फास्ट प्रोटीन होता है, एक होता है TNF। जो फास्ट है उसको CD95 भी बोलते हैं, और TNF तो TNF है ही। ये है नॉर्मल सेल। अब देखिए यही जो हमारे हमारे डेथ रिसेप्टर है, इन्हीं को ही हमने क्या किया है, यहाँ डायग्राम में बड़े साइज में दिखाया हुआ है। ये सेल है और ये है हमारे डेथ रिसेप्टर, ये डेथ रिसेप्टर है। ठीक है, अब जैसे ही बाहर से सिग्नल आता है, जैसे कि मैं आपको बताया एक्सट्रेंसिक पाथवे जो है, एक्सट्रेंसिक में सिग्नल बाहर से आता है और इंट्रेंसिक में क्या है, सेल के अंदर से आता है। जैसे ही कोई स्ट्रेस बाहर से आएगा तो सिग्नल मिलेगा, तो एक लाइगेंड होता है जिसको बोलते हैं फास्ट लाइगेंड।
फास्ट लाइगेंड, फास्ट यानी CD95 लाइगेंड। तो ये फास्ट लाइगेंड जो होता है डेथ रिसेप्टर से बाइंड होता है। ये फास्ट लाइगेंड डेथ रिसेप्टर से बाइंड होगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए गाइज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फास्ट लाइगेंड जो है वो डेथ रिसेप्टर से बाइंड होता है। अब ये डेथ रिसेप्टर है और ये है फास्ट लाइगेंड, ये बाइंड हो चुके हैं। तो ये दोनों के बाइंड होने के बाद होता क्या है, जैसे ही फास्ट लाइगेंड डेथ रिसेप्टर से बाइंड होता है वैसे ही बहुत सारे डेथ रिसेप्टर जो है वो एक साथ यानी पास पास आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बाइंड हुआ है, डेथ रिसेप्टर के साथ लाइगेंड बाइंड हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ है, ये डेथ रिसेप्टर पास पास आ गए और एक डोमेन बना लिया है। इसको बोलते हैं FADD। FADD का फुल फॉर्म है पूरा फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ठीक है। FADD इन्होंने पास पास आके बना लिया है। अब देखिए गाइस, जैसे ही डेथ रिसेप्टर एक डोमेन बनाते हैं वैसे ही इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैस्पेज 8 एंजाइम जो है वो एक्टिव कैस्पेज 8 के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो कैस्पेज 1 2 3 4 5 6 7 9 तक होते हैं, सभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो सिर्फ वर्क करता है किस पे, कैस्पेज 8 पे। ये प्रो क्या है, इसका इनएक्टिव फॉर्म है, तो प्रो कैस्पेज कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव कैस्पेज 8 में, ठीक है। कैस्पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सभी क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको बताया डेथ रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा CD95 जिसको फास्ट प्रोटीन बोलते हैं, और दूसरा होता है TNF। जैसा जैसा हमारा CD95 के लिए होता है प्रोसेस, वैसा ही सेम TNF के लिए होता है। TNF भी बिल्कुल ही सेम है जैसा कि आपने वो पढ़ा था। TNF लाइगेंड जो है डेथ रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होता है। डेथ रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होता है वैसे ही डेथ रिसेप्टर एक डोमेन बना लेते हैं पास पास आके, उसका नाम है ट्रैड, TRADD, जिसका फुल फॉर्म है TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ट्राड, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये भी बिल्कुल सेम काम करता है। सेम काम क्या करता है, ये भी प्रो कैस्पेज 8 की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव कैस्पेज 8 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। गाइस, अभी तक हमने मैकेनिज्म में कवर किया है एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज, और इनिशिएशन फेज के अंदर आप बस याद रखेंगे कैस्पेज 8, ये कैस्पेज 8 आप जो है याद रखेंगे। इनिशिएशन फेज हमारा हो गया है। अब हम कवर करने वाले हैं इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज। अब आप बोलेंगे एक्सट्रिंसिक का एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कवर किया है, तो गाइज दोनों का एग्जीक्यूशन हम एक साथ कवर करेंगे। अभी पहले दोनों का इनिशिएशन फेज हम जो है कवर करने वाले हैं। एक्सट्रिंसिक का इनिशिएशन फेज हमने कवर कर लिया है, अभी हम इंट्रिंसिक का इनिशिएशन फेज कवर करने वाले हैं। आपको बस याद रखना है ये कैस्पेज 8। गाइज, ये है इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज। जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल जो है अंदर से आता है, सेल के अंदर से। तो अब इसमें क्या आएगा, अंदर से इसमें सिग्नल आएगा। जैसे ही स्ट्रेस आएगा सेल के ऊपर, DNA के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो DNA क्या सिग्नल देगा अपने ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को, समझ लीजिए। इन दिस पाथवे स्टिमुलाई कम्स फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, स्टिमुलाई कहाँ से आएगा, अंदर से। DNA डैमेज कैन अकर आफ्टर एक्सपोजर टू एजेंट लाइक रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, जिसको बोलते हैं हम जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस। गाइस, जैसे ही बाहर से कोई जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस आता है DNA के ऊपर तो DNA डैमेज हो जाता है, और DNA क्या करता है, सिग्नल देता है सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए, ये है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल के अंदर होता है हमारा साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो साइटोक्रोम C इसमें प्रेजेंट होता है, और साइटोक्रोम C को रोकने वाले होते हैं हमारे पास कुछ गार्ड। गाइस, जैसे कॉलेज में होता है ना, हॉस्टल में बच्चों को अंदर रखने के लिए होते हैं कुछ गार्ड, तो उन गार्ड का नाम क्या है, BCL2, BCLX एंड MCL। ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस नहीं होने देते हैं। साइटोक्रोम C को ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रोके रखते हैं, यानी कि बच्चों को हॉस्टल के अंदर रोके रखते हैं।
अब लेकिन बच्चा भी कब तक रुकेगा? अब देख लीजिए, ये है हमारा सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये साइटोक्रोम सी। गाइस, जैसे ही जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस सेल के ऊपर लगता है तो डीएनए क्या हो जाता है? डैमेज। अब डीएनए जैसे ही डैमेज होता है तो डीएनए सिग्नल देता है, डीएनए क्या देता है? सिग्नल माइटोकॉन्ड्रिया को। ये पूरा हो रहा है इंट्रिंसिक पाथवे, यानी ये है इनिशिएशन फेज इंट्रिंसिक पाथवे का। तो सब कुछ सेल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस आया, डीएनए हो गया हमारा डैमेज। अब डीएनए सिग्नल देगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है BCL2, BCLX, MCL, ये रिप्लेस हो जाते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर। गाइस, ये रिप्लेस हो जाते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर, समझ लीजिए, जिसका नाम है BAX, बैक्स, बैक, बीम एंड बैड। गाइस, ये है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन एंड ये थे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, यानी ये एपोप्टोसिस को होने से रोक रहे थे, अब ये बदल गए इसमें। गाइस, समझ लीजिए, जैसे ही प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर रिप्लेस होते हैं हमारे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के बाद ही मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फौरन साइटोक्रोम सी बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से होता हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ये है साइटोक्रोम सी। अब जैसे ही ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर रिप्लेस होते हैं तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से साइटोक्रोम सी निकल करके बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही ये आता है तो उधर तो था कैस्पेज 8 का, उधर हमने क्या क्या पढ़ा था कैस्पेज 8 के बारे में कि वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन इधर क्या है? प्रो कैस्पेज 9। प्रो कैस्पेज 9 अपाफ 1 के साथ मिलकर क्या करता है? इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन साइटोक्रोम सी जब साइटोप्लाज्म के अंदर आता है कैस्पेज जो है अपाफ 1 के साथ इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अपाफ क्या है? पहले ये समझ लीजिए, अपाफ का फुल फॉर्म है एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। ये था हमारा इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज। गाइस, दोनों का इनिशिएशन फेज हमारा हो चुका है, इसके बाद हम समझेंगे दोनों का एग्जीक्यूशन फेज। तो अभी इनिशिएशन फेज का हम एक फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। इसमें होता क्या है? स्टिमुलाई आता है हमारा डीएनए से। इंट्रिंसिक पाथवे के इनिशिएशन फेज में सब कुछ सिग्नल जो है सेल के अंदर से ही आता है। तो स्टिमुलाई आया कमिंग फ्रॉम डीएनए, तो ये करता क्या है? एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल यानी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन BCLX, BCL2 है ये गाइस, ये है BCL2, BCLX, ये क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं और ये प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल यानी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं, जिनका नाम है बैक, बिम, बैड एंड बिड। ठीक है, अब जैसे ही रिप्लेस होते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वैसे ही साइटोक्रोम सी निकल करके बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, रिलीज टू साइटोक्रोम सी इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए कैस्पेज 9 को अपाफ 1 के साथ एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिवेट अपाफ 1 अलोंग विद प्रो कैस्पेज 9, अपाफ 1 को प्रो कैस्पेज 9 के साथ एक्टिव कैस्पेज 9 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ आ गया आपको फ्लो चार्ट? जो मैंने पीछे बताया था वही है सेम। गाइस, समझने वाली बात ये है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज में हमने कैस्पेज 9 पढ़ा था। अब इंट्रिंसिक पाथवे के इनिशिएशन फेज में कैस्पेज 9 हमको याद रखना है। ये दोनों कैस्पेज हमको याद रखने हैं, कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 9। गाइस, अब हम पढ़ेंगे दोनों का एक साथ एग्जीक्यूशन फेज, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे का एग्जीक्यूशन फेज हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले देख लीजिए, दोनों का इनिशिएशन फेज का हम प्रोडक्ट ले लेंगे जो हमको मिला था। वहाँ पे क्या था? एक्सट्रिंसिक पाथवे का कैस्पेज 8 आया था जो हमने याद किया था, और इंट्रिंसिक पाथवे के इनिशिएशन फेज का कैस्पेज 9। अब दोनों एक साथ काम करते हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर के साइटोप्लाज्म के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए
कैस्पेज 3 एंड 7 को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए कैस्पेज 3 एंड 7 को एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये 3 और 7 कैस्पेज मिल करके क्या करते हैं, कैस्पेज 1 2 4 5 6 को मतलब उसके बाद सबको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ये 3 और 7 मिलके आगे वाले कैस्पेज को क्या कर देते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैस्पेज जैसे ही एक्टिव होते हैं, ये सारे कैस्पेज मिलके क्या काम करते हैं, साइटोस्केलेटन को और न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं। जैसे ही साइटोस्केलेटन हमारा डिग्रेड होता है, प्रोटीन डिग्रेड होता है, सेल क्या हो जाता है, हमारा डाई हो जाता है, यानी एपोप्टोटिक फेज में चला जाता है, सेल मर जाता है। सेल हो जाएगा डिजनरेट और इसका क्या बन जाएगा, एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है गाइज, इतना आपको समझ आया। वो था दोनों का इनिशिएशन फेज, जिससे हमें मिला था कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 9। ये है दोनों का एक साथ एग्जीक्यूशन फेज, इंट्रिंसिक का भी और एक्सट्रिंसिक का भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।